नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी और मज़ेदार भूतिया कहानी लेकर आया हूँ। अगर आप ऐसी ही क्रीपी, हॉरर और सस्पेंसफुल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए अब वक्त ज़ाया ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में आपको कुछ ऐसे प्राचीन जीवात्मा और प्राणी मिलते हैं जो कि अपना रूप बदलने की क्षमता रखते हैं। कभी उन्हें छलावा कहा जाता है, कभी राक्षस, तो कभी भूत प्रेत। लेकिन भारत में कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहां पर उनका जिक्र करना और नाम लेना भी मना है। लोगों का कहना है कि ये जीव किसी का भी रूप ले सकते हैं, आपके अपनों का या आपका खुद का भी। लेकिन इन जीवों का असल में रूप क्या है और ये जीव कैसे दिखते हैं, इस बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। और जिन लोगों ने इन जीवों का असल रूप अपनी आंखों से देखा, वो ये बताने के लिए कभी जिंदा ही नहीं बचे। कहा जाता है कि ऐसे जीव इंसानी मांस के बहुत भूखे होते हैं, और ये जीव जितना भी खा ले, इनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। इन जीवों से जुड़ी आपको दुनिया भर में कई कहानियां सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियां तो ये भी बताती हैं कि इन जीवों ने कुछ ही हफ्तों में एक गांव के सारे लोगों को जिंदा ही खा लिया था। कहा जाता है कि ऐसे जीवों से निपटने के लिए लोग तरह तरह के उपाय आजमाते हैं। कुछ लोग बल का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग तंत्रों मंत्रों का सहारा लेते हैं। लेकिन कुछ भी हो, अगर गलती से इन जीवों की नज़र आपके गांव पर पड़ जाए तो उस गांव में किसी न किसी का मरना तो तय है। आज मैं आपको ऐसे ही एक गांव में घटी एक खौफनाक कहानी के बारे में बताना चाहता हूं। इस प्रथा के पीछे जो सच है वो सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं, और उनमें से एक मैं था। मेरा नाम विक्रम है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। अब मुंबई में मैं रियल एस्टेट की कंपनी में काम करता था। अपने काम में मैं कभी नई बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हैंडल करता था, कभी पुरानी बिल्डिंग्स का सर्वे और उन्हें बेचने का काम करता था। पेपर वर्क, रजिस्ट्री, क्लियरेंस, मुझे सब कुछ देखना पड़ता था। ये काम करते हुए मुझे कई साल बीत चुके थे, और उन सालों में मैं भारत की कई जगहों में इस काम के लिए जा चुका था। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ 2010 के नवंबर महीने में घटी थी। अब एक दिन कुछ यूँ हुआ कि काफ़ी हफ्तों बीमार रहने के बाद मेरे दादाजी चल बसे थे, और उनके नाम से गांव में जो हवेली हुआ करती थी वो अब मेरे नाम होनी थी। दरअसल वो हवेली हिमाचल के एक अलग थलग से गांव में थी। उस गांव का नाम भलकापुर था। तो अब एक दिन सुबह मैं उस हवेली के कागजात के सिलसिले में मुंबई से हिमाचल भलकापुर गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो गई थी, और जब मैं उस गांव में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो गांव जंगल और पहाड़ों के बिल्कुल बीच बसा हुआ था। एक ऐसा गांव जो बिल्कुल अलग थलग सा बाकी दुनिया से बिल्कुल परे था। उस गांव के अंदर थोड़ी देर चलने के बाद ही मुझे ऐसा एहसास होने लगा था कि उस जगह में कुछ तो बहुत अजीब है। अब उस गांव आने से पहले ही मैंने उस हवेली के देखभाल वाले को कॉल कर दिया था। उनका नाम तुलाराम था, और वो लगभग 50 साल की उम्र के एक बुजुर्ग आदमी थे। अब जब मैं हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि तुलाराम वहीं दरवाजे के पास खड़े हुए थे, और वो बहुत बेचैन होकर इधर उधर देख रहे थे। और जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, और अब उन्होंने मुझसे कहा, नमस्कार साहब, आशा करता हूँ कि आपका सफ़र बहुत अच्छे से बीता होगा। हाँ नमस्कार, इस हवेली की चाबी तुम्हारे ही पास है ना? मैंने उनसे कहा। मैंने देखा कि इस हवेली के दरवाजे पर एक बहुत ही बड़ा सा ताला लगा हुआ था, और अब तुलाराम ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और उस ताले पर लगा दी।
ताला खुलने पर वो दरवाज़ा एक कर्राहट भरी आवाज़ के साथ खुल गया। अब तुलाराम ने मेरा बाकी का सामान उठाया और अब हम उस हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर घुसा तो मैंने देखा कि वो हवेली बहुत पुरानी सी थी और वहाँ दीवारों पर जगह जगह सड़ी हुई सिलाई जमी हुई थी, जो छूने पर गीली और चिपचिपाहट भरी लगती। हवेली के अंदर एक बहुत बड़ा सा हॉल भी था, जिसके ऊपर पुराने ज़माने के झूमर अभी भी लटक रहे थे। वहाँ सीढ़ियाँ पूरी तरह लकड़ी की थी और उन पर हर कदम पे एक कराहट होती। हवेली का फर्श भी पूरा लकड़ी का था। वहाँ छत और दीवारों से एक गंध भी आ रही थी, जो ज़्यादातर ऐसी जगहों से आती है जो सालों से बंद हो। लेकिन हवेली चाहे बहुत पुरानी थी, पर उसका ढांचा अभी भी बहुत मजबूत था। अब हवेली में सामान रखने के बाद तुलाराम ने हवेली के अंदर लालटेन जला ली और उस अंधेरे भरी हवेली में अब थोड़ी सी रोशनी आ गई थी। साहब, आप यहीं बैठकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए गांव से खाने का इंतजाम करता हूं, तुलाराम ने मुझसे कहा। और अब वो हवेली से निकलकर गांव से मेरे लिए खाना लेने चला गया। अब मैं वही हवेली के अंदर घूमने लगा। मैंने देखा कि उस हवेली के पीछे की तरफ कुछ कदम दूर ही एक कुआं भी था। अब मैंने ये भी देखा कि हवेली के अंदर बहुत सारे बंद दरवाजे थे, जहां बहुत मोटे मोटे ताले लगे हुए थे। उस पुरानी सी हवेली को देखकर मैं यही सोच रहा था, जल्दी से इस हवेली के कागजात का सारा काम खत्म करके मैं इस हवेली को बेचकर वापस मुंबई निकल जाऊंगा। मैं शुरू से ही मुंबई में पला बड़ा था और ऐसे गांव जैसी जगहों में मुझे रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। अब थोड़ी देर बाद तुलाराम गांव से मेरे लिए खाना ले आया और हम लोग वहीं एक पुरानी सी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। अब फटाफट खाना खत्म करने के बाद तुलाराम ने मुझसे बहुत बेचैन होकर कहा, ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ और सवेरे जल्दी ही आपके लिए ब्रेकफास्ट ले आऊँगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। और अब मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा, अरे आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मैं तो सोच रहा था कि आप मेरे साथ ही हवेली में रुक जाते। वैसे भी इस हवेली में काफ़ी कमरे खाली पड़े हैं। लेकिन तुलाराम तो जैसे किसी बहुत ही जल्दी में था। मैंने देखा कि उसके चेहरे में अब थोड़ा सा डर था। उसका चेहरा देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा हो। अब उसने मुझसे कहा, साहब, दरअसल मैं इस गांव का नहीं हूँ। मेरा घर यहाँ से थोड़ा दूर दूसरे गांव में है। मैं तो बस यहाँ सुबह से दोपहर तक हवेली की रखवाली और देखभाल के लिए कभी कभी भेजा जाता हूँ। और अगर मैं अभी अपने घर के लिए नहीं निकला तो देर हो जाएगी और अंधेरा भी हो जाएगा। और ये सब कहते हुए तुलाराम का गला बिल्कुल सूख पड़ा था और वो बहुत डरा हुआ भी था। अब मैंने उनसे कहा, अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। और मेरे कहने के बाद तुलाराम फटाफट दरवाजे की तरफ दौड़ा। लेकिन जाने से पहले उसने मुझसे एक बहुत अजीब बात कही, साहब, मैं जानता हूं कि आप शुरू से ही शहर में पले बड़े हैं और भूत प्रेत जैसी चीज़ों में नहीं मानते, लेकिन अगर रात में कोई आपका दरवाज़ा खटखटाए तो किसी भी हाल में दरवाज़ा मत खोलिएगा। और अब उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान और उलझन में आ गया था। अब इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछ पाता कि तुलाराम ने फटाफट अपनी साइकिल उठाई और वहां से निकल गया। ये गांव वाले भी ना क्या बेकार की बातों में यकीन करते हैं, मैंने खुद से कहा और हवेली का दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गया। अब जब मैं अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मेरे कमरे के बिल्कुल साथ वाले कमरे में पड़ी। मैंने देखा कि उस कमरे के दरवाजे पर बाकी कमरों के जैसे ताला नहीं लगा हुआ था। अब ना जाने क्यों, लेकिन उस दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। और अब मैंने लालटेन उठाई और उस कमरे में घुस गया। मैंने देखा कि वो
एक बहुत ही बड़ा सा कमरा था जिसमें अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। अंदर पुरानी कुर्सियां, एक झूला और कोने में एक लकड़ी की अलमारी थी। जब मैंने वो अलमारी खोलकर देखी तो मैंने देखा कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने वो अलमारी बंद की तो मेरी नज़र नीचे की तरफ गई। मैंने देखा कि उस अलमारी के नीचे एक खुला सा गैप था जिसमें एक पुराना सा कागज़ पड़ा था। मैंने झुककर वो कागज़ उठाया। कागज़ इतना पुराना था कि वो पूरे तरीके से पीला हो गया था। अब मैंने लालटेन की रोशनी उस कागज़ पर मारी तो मैंने देखा कि उस कागज़ पर एक काली स्याही से कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, इस गांव में रहने वाले के लिए 10 रूल्स हैं और हर रूल तोड़ने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अगर इस गांव में जिंदा रहना चाहते हो तो उन बताए गए रूल्स को फॉलो करो। रूल नंबर 1, सूरज ढलने के बाद घर से बाहर मत निकलना। रूल नंबर 2, रात को किसी भी हाल में दरवाज़ा मत खोलना, फिर चाहे कोई क्यों ना तुम्हारे किसी अपने की आवाज़ निकालकर दरवाज़ा खटखटाए। रूल नंबर 3, रात 2 बजे अपनी खिड़की से कुएं की तरफ भूल कर भी मत देखना। रूल नंबर 4, गांव में अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान दिखे जो अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं झपका रहा तो वहां से तुरंत भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। रूल नंबर 5, रात 12 बजे के बाद हवेली के किसी भी आईने में मत देखना। रूल नंबर 6, अगर तुम्हें रात को गांव के मंदिर की घंटी बजने की आवाज़ आए तो तुरंत अपने कान बंद कर लेना। रूल नंबर 7, गांव में अगर तुम्हें कोई औरत सफ़ेद साड़ी पहने दिखे तो उनसे कभी बात मत करना। रूल नंबर 8, अगर तुम्हें रात के वक्त किसी कमरे से किसी के लोरी सुनाने की आवाज़ आए तो फटाफट अपने कान बंद कर लेना और तब तक अपने हाथों को मत हटाना जब तक वो लोरी बंद ना हो जाए। रूल नंबर 9, सुबह सूरज उगने से पहले घर के अंदर से कुछ भी बाहर की तरफ मत फेंकना। रूल नंबर 10, अगर तुम्हें हवेली के किसी कमरे से किसी अपने के रोने और दर्द में चिल्लाने की आवाज़ आए तो उस आवाज़ पर ध्यान मत दो और ऐसे नाटक करो कि तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही। अब उस कागज़ पर उन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं तो हैरान ही रह गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इन चीज़ों पर हंसूं या डरूं। मुझे लग रहा था कि वो सब किसी का बहुत ही बेकार मजाक था। अब मैंने वो कागज़ उस अलमारी के अंदर रख दिया और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। बेड में लेटा हुआ मैं उन्हीं सारे रूल्स के बारे में सोच रहा था। अब उस वक्त मैं इतना थका हुआ था कि वो सब सोचते हुए मेरी नींद कब लगी मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो तुलाराम सुबह बहुत जल्दी ही मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गए थे। उस वक्त मेरे दिमाग में कल रात के उस कागज़ की बात बिल्कुल निकल चुकी थी और अब मैं तुलाराम से बिना कुछ पूछे ही हवेली के कागजात के सिलसिले में गांव की तरफ निकल पड़ा। मैंने देखा कि वो गांव बहुत ही छोटा सा था जिसमें सिर्फ 30 या 40 ही घर थे। मैंने ये भी देखा कि वहाँ के लोग बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। वो लोग मुझसे बहुत कम ही बात करते और मुझे ऐसे देखते कि जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। अब मैंने भी इन चीज़ों पर उतना गौर नहीं किया। मुझे वहाँ पर हवेली का पेपर वर्क और लोकल क्लियरेंस के काम करवाने में 3 या 4 दिन ही लगने वाले थे और उसके बाद मैं उस गांव से निकल जाने वाला था। अब कागज़ों का काम होते होते शाम हो गई थी और वापस हवेली तक पहुंचते हुए मैं काफ़ी थक चुका था। पिछली रात भी मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन जब से मैं इस गांव में आया था तब से मेरे शरीर में बहुत थकावट रहने लगी थी। अब मैं शाम को ही अपने कमरे में चला गया और पता नहीं कब पर बिस्तर पर जाते ही मेरी आंख लग गई थी और अब मेरी आंख सीधा रात 11 बजे ही खुली। अब तुलाराम ने जो मेरा रात का खाना किचन में रखा हुआ था, मैं वो खाना खाने के बाद एक सिगरेट जलाकर
हवेली के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसे पीने लगा। और तब उस रात के कोहरे में मैंने एक बहुत अजीब सी चीज देखी। मैंने देखा कि गांव के कुछ लोग बहुत सारी मुर्गियां और बकरियां लेकर कहीं छिपाते और डरते हुए जा रहे थे। अब वो देखकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। अब काफी देर कोशिश करने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। शायद मैंने शाम को सोकर गलती कर दी। अब तो रात में नींद ही नहीं आ रही, मैंने खुद से कहा। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो देखा कि अब रात के करीबन 2 बज चुके थे। अब मैं टाइम पास करने के लिए हवेली के पीछे वाले रूम में लालटेन की रोशनी में एक किताब पढ़ने लगा। अब जब मैं वो किताब पढ़ ही रहा था कि तभी मुझे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें खिड़की के बाहर उस कुएं के पास से आ रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो समझा कि वो आवाज़ें किसी औरत के सिसकियां लेते हुए रोने की थी। वो आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया और खिड़की के पास चला गया। और अब जब मैंने वो पर्दा हटाकर खिड़की के बाहर उस कुएं की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उस कुएं के बिल्कुल साथ ही में एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई थी। मैंने देखा कि उस औरत के हाथ इतने लंबे थे कि उसकी कुछ उंगलियां ज़मीन तक को छू रही थी। और वो औरत अब मेरी खिड़की की तरफ ही देखकर एक बहुत भयानक सी हंसी हंस रही थी। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक सा था। अब वो देखने के बाद तो मेरे पूरे शरीर के रोंगटे ही खड़े हो गए थे। अब मैं उस वक्त बहुत डर गया था और फटाफट अपने कमरे की तरफ ऊपर को भागा। रूम में जाने के बाद भी मैं बहुत डरा हुआ था। मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे कि भला वो औरत कौन थी। देखने से तो वो कोई इंसान बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि किसी भी इंसान के हाथ इतने लंबे नहीं होते और उसका वो डरावना सा चेहरा। अब यही सब सोचते सोचते मेरी नींद दोबारा कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो देखा कि तुलाराम हवेली का दरवाज़ा खटखटा रहा था। उस वक्त सुबह के 11 बज चुके थे। अब जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि तुलाराम ने मुझे सही सलामत देखकर एक चैन की सांस ली और मुझसे कहा, साहब मैं तो डर ही गया था, आप सुबह से दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे थे। हाँ मैं वो बस रात में थोड़ा देर से सोया था, मैंने उससे अपनी आंखें मसलते हुए कहा और अंदर आने को बोला। अब जब हम दोनों टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी कल रात वाली पूरी बात मेरे दिमाग में आई। और अब मैंने तुलाराम से पूछा, कल देर रात मैंने कुछ गांव वालों को बहुत सारी मुर्गियां और बकरियों को ले जाते हुए देखा था। वो लोग बहुत ही डरे और सहमे हुए से लग रहे थे। क्या तुम जानते हो वो ऐसा क्या कर रहे थे? क्या किसी की मुर्गियां और बकरियां इस गांव से चोरी तो नहीं हुई? और मेरी ये बात सुनते ही तुलाराम के चेहरे पर एक अजीब ही रंग आ गया। वो फिर से थोड़ा बेचैन होने लगा था। मैंने फिर से उनसे कहा, बताओ तुलाराम, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? और अब तुलाराम ने धीमी सी आवाज में मुझसे कहा, साहब जाने दीजिए ना, आप शायद मेरी बातों पर यकीन ना करें। एक बार बात सुनाओ तो सही, शायद मैं यकीन कर लूं, मैंने तुलाराम से कहा। और अब तुलाराम ने मुझे बताया, साहब दरअसल इस गांव के पास वाले जंगल में कुछ ऐसा है जो रात के वक्त जाग जाता है। वो एक बहुत खतरनाक सा जीव है जो कि इन जंगलों में ही रहता है। काफ़ी सालों पहले उसकी नज़र इस गांव पर पड़ गई थी और एक के बाद एक वो इस गांव में सभी लोगों को जिंदा ही खाने लगा। फिर कुछ समय बाद गांव के लोगों ने उसे जानवरों की बलि देना शुरू कर दिया ताकि वो लोग उस जीव को शांत रख सके और उसे इस गांव के लोगों को खाने से रोक सके। और अब उनकी ये बात सुनकर मैंने तुलाराम से पूछा, भला ये कैसा जीव है? और अब तुलाराम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
साहब, कुछ लोग उसे राक्षस कहते हैं तो कुछ उसे एक छलावा, बल्कि कुछ लोग तो उसे एक बहुत ताकतवर भूत भी मानते हैं। लेकिन वो जो कोई भी जीव है, वो जीव किसी का भी रूप ले सकता है। और इसलिए मैंने परसों आपको हवेली का दरवाज़ा रात को ना खोलने के लिए कहा था, क्योंकि वो जीव लोगों के घरों में जाकर उनके किसी अपने की आवाज़ में उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। और अगर कोई वो दरवाज़ा खोल देता है तो उस इंसान का मरना तो तय है। वो जीव उस इंसान को फिर जिंदा ही चबाता हुआ खा जाता है। अब तुलाराम की ये बात सुनकर तो जैसे मेरा दिमाग ही कुछ समय के लिए सुन पड़ गया था। और अब मैंने उन्हें पिछली रात में एक औरत के उस कुएं के पास खड़े होने की बात बता दी। तो वो बात सुन के तुलाराम ने मुझसे कहा, साहब, वो वही जीव था जिसने एक चुड़ैल का रूप धारण कर लिया था। लेकिन रूप बदलने के बाद भी उसके शरीर की कुछ चीज़ें बदल नहीं पाती, इसलिए उस चुड़ैल के हाथ बहुत लंबे थे। और अब तुलाराम की ये बातें सुनकर मैं एक लंबी सोच में पड़ गया था। मेरे मन में अब एक गहरा डर बैठ गया था। हवेली के कागजात का सारा काम कल दोपहर तक ही होने वाला था, और अब मुझे एक और रात इस हवेली के अंदर ही गुजारनी थी। अब तुलाराम के साथ वहीं बैठे बातें करते हुए मुझे घंटों कब बीत गए थे, टाइम का पता ही नहीं चला था। और अब शाम होने को आई थी। और फिर तुलाराम ने मुझसे कहा, अब मैं चलता हूँ साहब, इससे पहले कि सूरज ढल जाए। आप भी अपना ध्यान रखना साहब। कुछ भी हो जाए, लेकिन इस हवेली से बाहर मत निकलना। और फिर तुलाराम फटाफट अपनी साइकिल से वहां से चला गया। मैं भी उन्हें अलविदा करके हवेली के अंदर चला गया। अब रात 11 बजे के करीब मैं अपने कमरे में बिस्तर पर एक किताब पढ़ने लगा। मैंने फैसला किया था कि मैं अपने कमरे में ही रहकर किताब पढ़ूंगा, और किताब पढ़ते पढ़ते मुझे जल्दी से नींद भी आ जाएगी। सब कुछ सही रहेगा। लेकिन वो तो बस एक झूठी उम्मीद थी। अब रात 12 बजे के वक्त मुझे अपने साथ वाले कमरे से मेरे दादाजी के रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनकर मेरा चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। वो आवाज़ बिल्कुल मेरे दादाजी की ही थी, और वो मुझे पुकार रहे थे। वो कह रहे थे, इधर आ, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे लिए पानी ले आ बेटा, जल्दी कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो आवाज़ बिल्कुल मेरे बगल वाले कमरे में से आ रही थी, जहाँ पर मुझे उस लकड़ी की अलमारी में वो 10 फूल्स वाला कागज़ मिला था। और फिर मुझे याद आया कि मुझे उनकी आवाज़ों को इग्नोर करना था। लेकिन वो आवाज़ इतनी असली थी कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मेरे दादाजी ही बगल वाले रूम में मुझसे मदद मांग रहे थे। अब जैसे तैसे करके मैंने उन आवाज़ों से ध्यान हटाया, और थोड़ी देर बाद वो आवाज़ें भी आना बंद हो गई। मैं बस अपने बिस्तर पर आंख बंद करके भगवान का नाम ले जा रहा था कि हे भगवान, आज मुझे बचा ले। कि तभी नीचे मेन गेट पर बहुत तेज नॉक हुई। कोई बहुत जान लगाकर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और फिर मुझे तुलाराम की आवाज़ आई, साहब, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। जब मैं घर वापस जा रहा था तब मेरी साइकिल बीच रास्ते में ही खराब हो गई थी और मैं बाहर ही रह गया। प्लीज़ साहब, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, नहीं तो वो जीव मुझे मार डालेगा। तुलाराम की वो आवाज़ सुनकर मैं और भी घबरा गया। मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे कि क्या वो सच में तुलाराम ही था जिसकी साइकिल रास्ते में खराब हो गई थी। साहब, दरवाज़ा खोलो, नहीं तो वो जीव मुझे जिंदा ही खा जाएगा, और फिर आप ही मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। और अब ये बातें सुनकर मैं नीचे उस दरवाजे की तरफ दौड़ा। जो कोई भी बाहर था वो उस दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था, जैसे उसमें बहुत ताकत हो। और तब मुझे एहसास हुआ कि जो कोई भी बाहर था वो तुलाराम नहीं थे, क्योंकि तुलाराम तो 50 साल के बुजुर्ग आदमी थे और उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो दरवाजे को इतनी ज़ोर ज़ोर से पीट सके। और अब बाहर से एक बहुत डरावनी और खून जमा देने वाली आवाज़ आई,
दरवाज़ा खोल, नहीं तो मुंबई में मैं तेरी पूरी फैमिली को मार डालूंगा। खोल दरवाज़ा। और उसकी ये सब बातें सुन के मैं इतना डरा हुआ था जितना मैं कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं डरा था। मैं नहीं जानता कि मैंने वो पूरी रात उस हवेली में कैसे बिताई, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं उस हवेली के हॉल के एक सोफे पर सो रहा था और खिड़कियों से सूरज की किरणें हवेली के अंदर तक आ रही थी और बाहर से तुलाराम के आराम से दरवाज़ा खटखटाने की भी आवाज़ आ रही थी। साहब, दरवाज़ा खोलिए, अब सुबह हो गई है। और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो तुलाराम को सही सलामत देखकर मैंने एक चैन की सांस ली और उन्हें गले लगा लिया। अब उसी दिन कागजात का काम हो जाने के बाद मैं दोपहर ही वहां से निकल गया। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं और आज भी वो हवेली वही है। आज तक उस हवेली को खरीदने के लिए कोई नहीं आया और मैं जानता हूं कि कोई आएगा भी नहीं। जिस गांव में मैं गया था वो गांव श्रापित था और आज भी उस गांव में लोग डरे सहमे अपने घरों में छिपकर रहते हैं। आज मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन आज भी जब मैं वो पूरी घटना याद करता हूं तो बहुत डर जाता हूं। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आप कमेंट करके इस स्टोरी को 10 में से रेटिंग भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कितनी अच्छी लगी। धन्यवाद।